दैनिक जीवन हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में फल एवं सब्जियों का क्या महत्व रहता है, इस बात की हमें आज चर्चा करनी है। तो दोस्तों, विशेष तौर पे आप याद रखिएगा कि फल एवं सब्जियों का बहुत विशेष महत्व होता है हमारे भोजन में। हम आप सभी जानते हैं कि हम लोग भोजन के दरमियान सब्जियों का सेवन करते हैं, या हम लोग जो फल खा रहे होते हैं, उसका हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और ये याद रखिएगा कि फल सब्जियों से कोई कैलोरी मान तो प्राप्त हमें नहीं होता, अर्थात शरीर को कोई सीधे तौर पे कोई ऊर्जा तो प्राप्त नहीं हो रही होती, किंतु जो अन्य तत्व थे, जैसे शरीर को जो अन्य पोषक तत्व जो हैं, उनकी आपूर्ति इसके द्वारा होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो कोई कैलोरी मान सीधे तौर पे नहीं मिलता, लेकिन जो पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति होती है, और फिर वो पोषक तत्व जो होते हैं वो सीधे सीधे तौर पे हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, या बीमारियों से बचाते हैं, या अन्य कई प्रयोग उपयोग हम लोग उसके पिछली क्लास में देख चुके थे, जो भोजन के घटक हम लोगों ने पढ़ा था। तो विशेष तौर पे याद रखिएगा कि ये क्या है, ये पोषक तत्वों के बहुत बेहतर स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन, तो ये फल एवं सब्जियां जो हैं, तो वो जो पोषक तत्व थे, विटामिन था, प्रोटीन था, या कार्बोहाइड्रेट था, इनके बहुत बेहतर स्रोत होते हैं ये कौन, फल और सब्जियां दोस्तों। ठीक है। अच्छा, शरीर में एक बात और याद रखिएगा, विशेष बात है कि शरीर में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है, वो कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसका मान जो मापा जाता है, उसका जो मापन किया जाता है, वो क्या रहता है, वो कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, वैसे वहां पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला फैक्ट है, फल एवं सब्जियों में प्रचुर मात्रा में, अर्थात फल, यही जो थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किसके बेहतर स्रोत है, पोषक तत्वों के बेहतर स्रोत है। पोषक तत्वों से क्या आशय होता है दोस्तों, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए थे कि मनुष्य शरीर में 7 प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम भोजन के घटक भी कह रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो पोषक तत्व जो हैं, वो फल एवं सब्जियों से प्रचुर मात्रा में, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे फल एवं सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे पोषक तत्व पाए जा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम देखते हैं कि फल एवं सब्जियों से हमारे शरीर को रुक्षांश भी प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, रुक्षांश भी प्राप्त होते हैं, अर्थात रुक्षांश का मतलब होता है डाइटरी फाइबर्स, जिन्हें बोलते हैं हम लोग फाइबर, बोलते हैं ना, फाइबर फ्रूट, फाइबर लीजिए, तो वो होते हैं रुक्षांश। रुक्षांश भी हमारे हमें क्या है, सीधे सीधे तौर पे प्राप्त होते हैं, किससे, फल एवं सब्जियों से। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं हम लोग। पहले डिस्कशन जो करने जा रहे हैं, वो फल के बारे में कर रहे हैं कि फल क्या है, और किस प्रकार इसके क्या प्रयोग होते हैं, क्या इसके अन्य अलग अलग भाग होते हैं, इन सभी की डिटेल में चर्चा हमें करनी है आगे। भाई का देखिए, पहला फैक्ट है, फलों के अध्ययन विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। हम फलों के अध्ययन विज्ञान को पोमोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, आगे है, पादप के अंडाशय से विकसित होने वाला भाग फल कहलाता है, अर्थात कि फलों का जो विकास होता है, वो पौधे के पुष्प पाया जाता है, और पुष्प में अंडाशय पाया जा रहा होता है, उस अंडाशय से फल का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, उस अंडाशय से फल का विकास हो रहा होता है। ठीक है, तो आप विशेष तौर पे याद रखिएगा कि जो पौधा होता है उसका एक भाग होता है, उसका एक अंग होता है जिसे आप पुष्प कहते हैं, और उस पुष्प का भी एक अंग होता है जिसे अंडाशय कहा जाता है। उस अंडाशय से फल का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। तो सीधे तौर पे अब ये जो विकास है, वो एक तो इस तरीके से होगा कि सिर्फ और सिर्फ अंडाशय जो अंग है पुष्प का, वही सिर्फ भाग लेगा आपके जो पौधे के जो सॉरी फल के बनने की प्रक्रिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अंडाशय जो अंग है, वही भाग ले रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि सिर्फ अंडाशय से जो जो फल विकसित होते हैं, उन फलों को हम लोग क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, सत्य फल कहते हैं, या ट्रू फ्रूट्स कह रहे होते हैं। ठीक है, आगे, जबकि पुष्प के अंडाशय के अलावा अन्य जो अंग हैं, वो अगर भाग लेते हैं, जैसे कि अन्य भाग से आशय होगा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, या पुष्पासन, ये कुछ अन्य भाग हैं। अगर ये अन्य भाग फल के बनने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो
इस प्रकार के बनने वाले फल को हम कह रहे होते हैं असत्य फल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। तो सत्य फल और असत्य फल क्या होते हैं, सीधे तौर पे याद रखिएगा कि अगर पौधे के विकसित होने की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ फल के विकसित होने की प्रक्रिया में, फल के जो जो बन रहा होता है पुष्प से, उसके निर्माण प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ अंडाशय अगर भाग लेता है, सिर्फ यदि अंडाशय भाग लेता है, तो इस प्रकार के फलों को हम सत्य फल कह रहे होते हैं। और अंडाशय के साथ साथ बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पासन भी अगर भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के फलों को हम क्या कहते हैं? असत्य फल कह रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर नीचे दिया हुआ आम, मक्का, अंगूर, पपीता, ये क्या होते हैं? सत्य फल की कैटेगरी में आते हैं। जबकि सेब, नाशपाती, कटहल, ये इस प्रकार के जो फल हैं, वे असत्य फल कहला रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भाग आपको समझ में आया होगा, जिसमें कि हमने फल के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे फल के बारे में ही कंटिन्यू है, जिसमें बताया जा रहा है आपको कि कुछ और पौधे को हमने कैटेगराइज किया है, कुछ फूलों को हमने, फलों को कैटेगराइज किया हुआ है। किस आधार पर, वो देखेंगे हम आगे, कि कुछ ऐसे फल होते हैं जिन्हें तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने क्या किया, कच्चे फलों को अगर हमने तोड़ा, और कच्चे फलों को तोड़ने के बाद फिर उसे विशेष प्रक्रिया के द्वारा पकाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसे पकाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पकाने के लिए कई अम्ल होते हैं एक्चुअली, उनका प्रयोग किया जा रहा होता है, और उस अम्लीय प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पकाया जा सकता है। तो ऐसे जो फल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें दोस्तों? क्लाइमेट्रिक फल कह रहे होते हैं उन्हें। ठीक है, जिन फलों को पौधे से तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है, ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, पपीता, चीकू, केला। ठीक है दोस्तों, इन्हें तोड़ने के बाद भी एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा पकाया जा सकता है। ठीक है, उचित जो कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग करके पका सकते हैं, या विभिन्न तापमानों का या किसी अन्य क्रिया विधि से भी इन्हें पकाया जा सकता है। आगे है दूसरा, ऐसे फल जो पौधे से, मतलब पौधे के में लगे रहने के दरमियान ही पकते हैं, अर्थात उसके बाद उन्हें पकाया नहीं जा सकता। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को ऐसे फलों को कहा जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है ना दोस्तों, पहला जो था उसे हम लोग कह रहे थे क्लाइमेट्रिक, और ऐसे जो फल होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक फल। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा। ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? नॉन क्लाइमेट्रिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक जो ऊपर लिखा है उसी का नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, तो ये है कि ऐसे फल जिन्हें पौधे पर पकने के उपरांत ही तोड़ा जाता हो, अर्थात उन्हें तोड़ने के बाद पकाने की प्रक्रिया संभव नहीं की जा सकती हो, ऐसे फलों को हम लोग नॉन क्लाइमेट्रिक कह रहे होते हैं। इसके उदाहरण सामने हैं, जैसे लीची, बेर, अंगूर, नींबू आदि। ये जो होते हैं, ये पेड़ में लगे रहने के दरमियान ही पकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने देखा कि सत्य फल, असत्य फल, या ये जो है फलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। आगे हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, वो देख रहे हैं कि फलों के अंगों के अनुसार खाने योग्य भाग, अर्थात हम देख रहे थे कि फलों के भी अलग अलग भाग होते हैं कुछ। ठीक है ना, पौधे के फलों के अलग अलग भाग होते हैं, बाह्य भाग, आंतरिक भाग, मतलब मध्य भाग, फिर आंतरिक भाग, ऐसे करके फलों के अलग अलग भाग होते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे बाहरी रूप से आप देखते हैं, बाहरी रूप से फल में कई फल होते हैं, जैसे आम है, बाहरी रूप से छिलका पाया जाता है। ठीक है, तो छिलका पाया जाता है, उसे बाह्य भित्ति कहते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद फिर वो भाग होता है जिससे हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, तो ये मध्य भित्ति कहलाता है। इसके बाद फिर उसका अंदर एक बीज होता है जिसे हम लोग गुठली कहते हैं, वो भाग जो है वो अंतः भित्ति कहला रही होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे भाग हैं जो कि फल के अलग अलग पार्ट होते हैं, और इसमें से हम लोग कौन से फल का कौन सा भाग हम लोग हमारे सेवन में, हमारे खाने में प्रयोग कर रहे होते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसे सेब है, अब सेब में क्या होता है? सेब में हम लोग पुष्पासन का प्रयोग कर रहे होते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पुष्पासन का। ठीक है, तो आप जानते हैं सेब जो होता है वो कैसा है? वो एक असत्य फल है। तो असत्य फल में अंडाशय के अलावा
पुष्पाशन हो गया या बाह्य दलपुंज हो गया या दलपुंज हो गया, वो भी इसके निर्माण प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। तो सेब में पुष्पासन का जो विकसित किया हुआ भाग होता है, उसी को हम लोग खाने के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो उसका सेब जो होता है उसको पूर्ण रूप से खाया जा रहा होता है ना। आप जानते हैं ऊपर वाली परत को भी शामिल करके पूरे सेब का सेवन किया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुष्पासन भाग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नाशपाती जो है वो भी कैसा है, वो भी एक असत्य फल है, पुष्पासन का विकसित स्वरूप ही नाशपाती के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसलिए इसके जो खाए जाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, वो भी पुष्पासन होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आम आए, आम का एक उदाहरण थोड़ी देर पहले हमने लिया था और मैंने आपको समझाया था। तो आम को खाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके छिलका को अलग निकालते हैं, ठीक है ना। आंतरिक भाग जो होता है, बीज जो होता है उसका गुठली जैसे कहते हैं, उससे हम अलग कर देते हैं। उसके अलावा जो मध्य में भाग होता है, अर्थात जिसे मध्य फल वित्ती कहते हैं, उसका सेवन हम लोग खाने में कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आम का जो भाग, आम का जो फल होता है उसका कौन सा भाग हम लोग खाने में प्रयोग लाते हैं, तो वो है मध्य फल भित्ति। ठीक है दोस्तों, मध्य फल भित्ति का उपयोग करते हैं हम लोग खाने के लिए। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अमरूद है, अमरूद का उपयोग, तो अमरूद में हम लोग क्या करते हैं, अमरूद को पूर्ण रूप से खा रहे होते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, फल भित्ति को खा रहे होते हैं, पूरा फल भित्ति जो होती है ना। और उसके अलावा बीजांड, उसके बीजों का भी सेवन हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अमरूद जो होता है वो पूरा फल खाया जाता है, फल भित्ति और बीजांड के सहित। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अमरूद का खाया जाने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कौन सा होता है, तो फल भित्ति और बीजांड होता है। ठीक है दोस्तों, आम में आम में हम लोग मध्य फल भित्ति का सेवन करते हैं सिर्फ। ठीक है, नाशपाती और सेब ये दोनों असत्य फल कहला रहे होते हैं। असत्य फल में हम लोग पुष्पासन का सेवन कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्पासन का उपयोग कर रहे होते हैं खाने के लिए। ठीक है, अंगूर जो होता है, अंगूर में क्या खाते हैं हम लोग, तो अंगूर में फल भित्ति का सेवन करते हैं हम लोग। अंगूर का कौन सा भाग खाते हैं, फल भित्ति। ठीक है दोस्तों, आगे है पपीता। तो पपीता में भी हम लोग, आप जानते हैं, छिलका अलग निकाल दिया जाता है, उसके बाद बीज अलग निकाल दिए जाते हैं, मध्य फल भित्ति जो बचती है उसका उपयोग हम लोग खाने में कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य फल भित्ति का उपयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, खाने के लिए, किसका, पपीता खाने के लिए। ठीक है, आगे है नारियल। तो नारियल के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, भ्रूण कोश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नारियल में आप जानते हैं ऊपर हार्ड पार्ट होता है, उसे अलग करके और अंदर जो सॉफ्ट पार्ट निकलता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, उस भ्रूण कोश पार्ट का उपयोग किया जाता है खाने के लिए। टमाटर, टमाटर में भी फल भित्ति को खाया जाता है और बीजांडासन को खाया जाता है ना। आप जानते हैं फल पूरा खाया जाता है और उसके अलावा जो उसके बीज होते हैं, जैसे अमरूद में हम फल भित्ति को खा रहे थे, बीजांडासन को खा रहे थे, तो अमरूद के तरीके से हम लोग टमाटर का भी सेवन करते हैं, जैसे फल भित्ति और बीजों के सहित खाया जा रहा होता है, उसके बीजों को अलग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग केला। केला में किस भाग का प्रयोग कर रहे होते हैं हम लोग, तो केला के लिए हम लोग मध्य एवं अंतः भित्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य एवं अंतः भित्ति, बाह्य भित्ति जो होती है जैसे आप छिलके के रूप में अलग कर देते हो, उसके अलावा जो मध्य भित्ति होती है और अंतः भित्ति का उपयोग करते हैं हम लोग केला के सेवन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखें मूंगफली। तो मूंगफली में क्या, बीज पत्र अंग, मूंगफली के अंदर बीज निकलते हैं, है ना, उन बीज पत्रों का सेवन करते हैं हम लोग। आप जानते हैं कई बार मूंगफली को जो अंदर बीज पत्र निकलते हैं, बीज पत्र मतलब अलग अलग पत्रों के रूप में वो भाग होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और उसके अलावा हम लोग क्या, भ्रूण का उपयोग कर रहे होते हैं इसके। ठीक है ना, बीज पत्र या भ्रूण का उपयोग हम लोग करते हैं मूंगफली को खाने में। ठीक है, इसके अलावा चना। तो चने में हम लोग क्या, बीज पत्र एवं भ्रूण का प्रयोग करते हैं। सेम मूंगफली और चना सेम है, बीज पत्र एवं वाली जो भी चीजें हैं जिन्हें आप खाते हैं, बीज वाले फल जो होते हैं उन्हें, उनमें हम लोग बीज पत्र एवं भ्रूण का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे गेहूं। तो गेहूं के सेवन के लिए हम लोग भ्रूण कोश और भ्रूण का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भ्रूण कोश और भ्रूण का उपयोग कर रहे हैं गेहूं के सेवन में। आगे हम लोग देखेंगे नारंगी या नारंगी और नींबू दोनों का एक जैसा होगा। इसमें जूसी हेयर होते हैं, अर्थात रसदार रोम होते हैं, उन रसदार रोमों का सेवन करते हैं हम लोग खाने में। ठीक है दोस्तों, तो नारंगी में हमने क्या, जूसी हेयर या नारंगी और नींबू दोनों में सेम है, जूसी हेयर या रसदार रोम जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे अलग अलग भाग हैं, सेब में पुष्पासन, सेब नाशपाती दोनों में हम कैसा उपयोग कर रहे हैं खाने के लिए, पुष्पासन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
आम और पपीता में हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? आम और पपीता में हम लोग मध्य फल वित्ती का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ अमरूद जो है, अमरूद में और टमाटर में आप जानते हैं एक जैसा है, तो फलवित्ती और बीजंडासन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। आप अंगूर आप लेंगे तो अंगूर में फलवित्ती होती है, बीजंडासन होता नहीं है, तो इसलिए इसमें फलवित्ती याद रखिए कि अंगूर में हम क्या करते हैं, पूर्ण रूप से फलवित्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ आप देखेंगे केला, केला में मध्य और अंत फल वित्ती, पूरा केले का निकाल के बाहर वित्ती निकाल के मध्य और अंत दोनों फल वित्तियों का सेवन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि मूंगफली और चना तो बीजपत्र और भ्रूण का सेवन किया जा रहा है, बीजपत्र और भ्रूण। ठीक है ना। गेहूं में भी भ्रूण कोश और भ्रूण का उपयोग किया जाता है। नारंगी और नींबू के लिए जूसी हेयर या रसदार रोम का प्रयोग किया जा रहा होता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये था पौधे के अलग अलग भागों का सेवन, किस प्रकार से कौन से भाग का सेवन किया जाता है। आगे हम लोग जो देख रहे हैं वो है सब्जियां। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जियां, वेजिटेबल्स। आप सभी जानते हैं सब्जियां क्या होती हैं। रोज भोजन के साथ में हम लोग सब्जियों का भी सेवन कर रहे होते हैं। ठीक है मित्रों। तो सब्जियों का सेवन किया जाता है, सब्जियों का सेवन क्यों किया जाता है या सब्जियां क्या होती है, सबसे पहले हमें इस बात की चर्चा करनी है। सब्जियों का, सब्जियों से क्या आशय होता है, तो बहुत साधारण सी बात है, आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि सब्जियां क्या है। सब्जियां पौधे के ऐसे भाग होते हैं, सब्जियां पौधे के वे भाग होते हैं जिनका प्रयोग, सब्जियां पौधे के वे भाग होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, खाने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है ना। पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था पौधे के अलग अलग। तो सब्जियां क्या होती हैं, सब्जियां पौधे का वे भाग होती हैं जिनका, जिस भाग का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खाने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों। पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, आप जानते हैं, जड़, तना, पुष्प, फल। ठीक है। ऐसे जो अलग अलग भाग थे, इन भागों में से अलग अलग भाग का उपयोग करते हैं हम लोग सब्जियों के रूप में। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो सब्जियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो पौधे के अलग अलग भाग के आधार पर किया जाता है। ठीक है। पौधे के अलग अलग जो भाग होते हैं, उन भागों को हम लोग हमारे खाने में प्रयोग कर रहे होते हैं, हमारे दैनिक भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और उसी दैनिक भोजन के रूप में जो प्रयोग कर रहे होते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कह रहे होते हैं कि ये सब्जियां कहला रही हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे हम देखते हैं, पौधे का एक भाग होता है क्या, जड़। पौधे का एक भाग होता है जड़। तो जड़ जो है, उस जड़ का उपयोग हम लोग खाने में कर रहे होते हैं। अब कौन कौन से जड़ों का उपयोग हम लोग खाने के रूप में करते हैं, अर्थात जिन जड़ों का उपयोग खाने के रूप में कर रहे होते हैं, वे आपके सामने लिखी हुई हैं, जिन्हें हम लोग सब्जियों के नाम से बुलाते हैं। जैसे गाजर हो गया, चुकंदर, शलजम, मूली, शकरकंद, ये वे जड़ें हैं जिनका उपयोग हम लोग खाने में कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो विशेष तौर पे याद रखिएगा, गाजर, चुकंदर, शलजम, मूली, शकरकंद, ये जड़ें होती हैं जिनका उपयोग हम लोग खाने में कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं तना। तो तने में किसका, आलू, हल्दी, अदरक जो होती हैं, ये तना होते हैं, पौधे के तना कहलाते हैं, जिनका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में खाने में कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि तना जो भाग होता है पौधे का, वो तना क्या है, आलू, हल्दी, अदरक, इस रूप में तना है जिसका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में कर रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फल। तो कौन कौन से फल हैं जिनका उपयोग हम लोग खाने में कर रहे होते हैं दोस्तों, वो देखेंगे हम लोग। खीरा, टमाटर, मिर्च, भिंडी, तरबूज आदि। ठीक है। खीरा, टमाटर, मिर्च, और भी कई होते हैं, हमने एक उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास किया आपको। खीरा, टमाटर, मिर्च, भिंडी, तरबूज आदि, ये सब क्या है, ये सब फल हैं जिनका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में कर रहे होते हैं, खाने में करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं पत्तियां। तो पत्तियों में क्या है, पालक की पत्ती, मेथी की पत्ती, प्याज की पत्तियां होती हैं, आप जानते हैं। ठीक है। हरी प्याज जिससे कहते हैं हम लोग, सब्जी बनाने के रूप में प्रयोग, सब्जी के लिए प्रयोग करते हैं आप। धनिया, पुदीना, ये सब क्या है, ये सब पत्तियां हैं
जिनका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में कर रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बीज। अब बीज कौन से हैं तो देखते हैं हम लोग, सोयाबीन है, मटर है, चना है, सेम, राजमा। ठीक है, ये ऐसे बीज हैं जिनका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं, जिनका उपयोग हम लोग सब्जियों के रूप में करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इन सभी चीजों से क्या बनती हैं, सब्जियां बन रही होती हैं दोस्तों। ठीक है ना, सोयाबीन से, मटर से, चना या सेम, राजमा, ये सब क्या है, सब्जी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये ऐसे बीज हैं। ठीक है दोस्तों, तो फूल गोभी और ब्रोकली, आपने देखी होगी, फूल गोभी और ब्रोकली जो है वो फूल के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, फूल गोभी तो आप सभी जानते हैं, ब्रोकली भी एक गोभी जैसी एक सब्जी होती है, जो हरे रंग की एक प्रकार की गोभी होती है। हरे रंग की गोभी को ब्रोकली कहा जाता है। ठीक है, तो फूल के रूप में फूल गोभी और ब्रोकली जो है वो प्रयोग की जा रही होती है दोस्तों। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आपको। अब आइए आगे देखते हैं। तो ये क्या है, सब्जी का भाग दिया हुआ है कि मनुष्य को लगभग 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन कम से कम आवश्यक रूप से खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मनुष्य को लगभग कितनी, 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन में आवश्यक रूप से ग्रहण करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, मनुष्य को कम से कम 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन ग्रहण करनी चाहिए। 300 ग्राम सब्जियां मनुष्य अगर ग्रहण करेगा तो जो सब्जियों से जो हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व पहुंचेंगे, उनकी आपूर्ति हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, अन्यथा फिर हमारे शरीर को आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वे पूरी मात्रा में नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है, सब्जियों के नियमित सेवन से क्या होता है हमारे शरीर में। तो सब्जियों के नियमित सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है दोस्तों। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत होता है, वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, कैंसर, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो हैं, इनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को मिल पा रही होती है। आप सभी जानते हैं, पोषक तत्व जैसे जितने ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचेंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो पा रहा होता है दोस्तों। ठीक है ना, उतना ही ज्यादा प्रबल हो पाता है बीमारियों से लड़ने में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा शरीर सब्जियों के सेवन से हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है, और इसके साथ साथ ही जो कुछ बीमारियां हैं, इन बीमारियों से भी हमारे शरीर की रक्षा हो पा रही होती है सब्जियों के सेवन से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगला जो फैक्ट बता रहा है वो ये फैक्ट बता रहा है कि सब्जियों में वसा अर्थात फैट, वसा और ऊर्जा कम मात्रा में होती है, अर्थात बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। सब्जियों में वसा, ऊर्जा और फैट जो है वो सीधे सीधे तौर पे कम मात्रा में पाया जा रहा है। सब्जियों के द्वारा खनिज लवणों की, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनकी आपूर्ति होती है हमारे शरीर में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सब चीजों की आपूर्ति होती है हमारे शरीर में सब्जियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी देखा था प्रीवियस प्रीवियस क्लास में कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सबसे ज्यादा, अगर सब्जियों की बात करें हम, सब्जियों की बात करें अगर हम, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो आलू से प्राप्त होता है दोस्तों। है ना, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर, जो कि वैसे ही अगला टॉपिक है, हम अगले टॉपिक में इस बात की डिटेल में चर्चा करेंगे कि भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन एक टॉपिक है आपका नेक्स्ट, जिसमें कि हम लोग किस भोज्य पदार्थ से कितनी ऊर्जा, क्या क्या हमारे शरीर को कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, ये पौधे के अलग अलग भाग थे, और उन भागों को किस प्रकार सब्जी के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं, इसकी चर्चा हमने की दोस्तों। ठीक है, तो ये यही हमारा टॉपिक था एक्चुअली, फल एवं सब्जियों का महत्व क्या होता है। तो फल एवं सब्जियों का जो महत्व होता है हमारे शरीर के लिए, वो क्या होता है, हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है फल एवं सब्जियों से, याद रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, जो 7 प्रकार के पोषक तत्व हमने डिस्कस किए थे, उन पोषक तत्वों की आपूर्ति हमारे शरीर में सब्जियों एवं फलों के द्वारा हो रही होती है। और इसके अलावा दूसरा जो भाग था इस टॉपिक का, वो था पौधों के अंगों के अनुसार फल एवं सब्जियां। ठीक है, तो हमने देखा कि पौधे के अलग अलग अंग होते हैं और किस अंग का प्रयोग फल एवं सब्जी के रूप में किया जा रहा होता है, इस बात का भी अध्ययन हमने
किया दोस्तों। ठीक है, जैसे जड़ होती है, जड़ से कौन कौन सी सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं, तने से कौन कौन सी सब्जियां हैं, फल, पत्ती, बीज, फूल, इनसे कौन कौन सी सब्जियां हमें प्राप्त हो रही होती हैं, इस बात का हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा लगभग यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद